वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन इन द क्लास ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे थे वो था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आज आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सेकंड क्लास है। जैसा कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो हमने उसमें ये कवर किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन किया जाता है, कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या जाता है, कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन है बीओपी का वो फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है, आप उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। उसके बाद आप इस लेक्चर को कवर कीजिएगा तो आपके लिए समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बीओपी की कुछ और भी चीज़ों को लेकर। देखो भाई, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया गया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। ठीक है, ये भी बताया गया कि क्यों बैलेंस्ड होता है। तो बैलेंस्ड होने के पीछे रीज़न है कि ये डबल एंट्री सिस्टम पे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होते हैं डेबिट तो दूसरा होता है क्रेडिट। तभी बीओपी हमेशा क्या होता है, बैलेंस होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो चीज़ जैसी दिखती है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा वैसे ही हो। अगर आपको कहा जा रहा है कि बीओपी हमेशा बैलेंस ही होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार बीओपी अनबैलेंस भी होता है लेकिन उसको बैलेंस किया जाता है। ये बात प्रॉपर्ली करेक्ट है कि बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होता है, तो हमेशा अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होने में और उसको बैलेंस करने में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत बार जब बीओपी क्या हो जाता है, मतलब बैलेंस नहीं होता, तो उसे क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को ज़रा देखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट कहता है करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि बीओपी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस होने का मतलब कि दोनों साइड वैल्यू लगभग सेम है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं। जैसे अगर आप अपने बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आपका असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। असेट्स आपका पॉजिटिव फिगर होता है और लायबिलिटी आपका नेगेटिव फिगर होता है। तो अगर आप अपने असेट्स में से लायबिलिटी को क्या करोगे, मतलब डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी। अगर मान लेते हैं 1 लाख आपका असेट है और 1 लाख आपका लायबिलिटी है, तो 1 लाख में से 1 लाख घटाओगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा ना। तो इस ज़ीरो का सेंस ये है, इसीलिए कहा जाता है कि करंट अकाउंट बैलेंस, बीओपी का जो करंट अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट बैलेंस अगर आप इनके सम को निकालते हो, अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो बीओपी अपने आप क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा क्लास 11th के कंटेंट्स में जब आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत बार मिस्टेक हो जाता है अकाउंटिंग करने में। ठीक है, बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं, एरर्स हो जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके सामने दूसरा पॉइंट रखा जाता है कि करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन। क्या? एरर्स एंड ओमिशन, मतलब कोई चीज़ जो कि गलती हो गई, कोई चीज़ जो कि छूट गई। ठीक है, इसको इक्वल टू क्या किया गया, ज़ीरो किया गया। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे बीओपी अपने आप तो बैलेंस नहीं हुआ, ऑटोमेटिक तो बैलेंस नहीं हुआ, हमने एरर्स और ओमिशन के अप्रोच से इसको क्या किया है, बैलेंस किया है। तो इसीलिए बीओपी ऑटोमेटिक भी अपने आप बैलेंस हो सकता है और ऑटोमेटिक अपने आप बैलेंस नहीं भी हो सकता है। तो सर जनरली क्या होता है बच्चा, जनरली कभी भी बीओपी अपने आप बैलेंस नहीं होता, उसको बैलेंस करने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। क्लियर? क्या? तो वही हम देखेंगे कि जब हम बीओपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके दो सेगमेंट में आ सकता है। या तो बीओपी प्रॉपर्ली आपका बैलेंस है ऑटोमेटिक, या फिर आपका बीओपी बैलेंस ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो अगर अनबैलेंस्ड है तो दो केस हो जाते हैं, या तो आपका बीओपी क्या है, सरप्लस है, या फिर आपका बीओपी क्या है, डेफिसिट है। अब ये सरप्लस क्या है, डेफिसिट क्या है, इस बात को समझिएगा। और ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ आगे बहुत सारे कंटेंट्स में आपको और कॉन्सेप्ट्स में आपको रिलेट करना होगा। ठीक है, बीओपी को आप समझ पा रहे हो कि बीओपी क्या एक स्टेटमेंट है, एक हिस्सा है, एक बुक है जहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, तो या तो हम उनको देंगे सामान, ठीक है, या हम उनको कुछ बेचेंगे। तो जब हम उनको कुछ बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉरेक्स आएगा।
क्या आएगा, फॉरेक्स आएगा। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन करेंसी, ठीक है। और अगर हम उनसे ख़रीदेंगे तो हमारे को उनको क्या देना पड़ेगा, फॉरेक्स देना पड़ेगा। विच मीन्स यहाँ पे फॉरेक्स का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। क्या हो गया, फॉरेक्स का यहाँ पे इनफ्लो हो गया, और यहाँ पे फॉरेक्स का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो आपका इनफ्लो आपके लिए एक पॉजिटिव फिगर हो गया, और जो आपका आउटफ्लो है आपके लिए क्या हो गया, नेगेटिव फिगर हो गया। तो अगर आपके पास आया ज़्यादा है, मतलब इनफ्लो अगर आपके पास ज़्यादा है और अगर आपका आउटफ्लो कम है, तो बीओपी क्या हो गया, सरप्लस हो गया। विच मीन्स अगर मान लेते हैं आपका यहाँ पे इनफ्लो सपोज दैट 1 लाख करोड़ है, ठीक है, और जो आपका आउटफ्लो है वो सपोज दैट मान लेते हैं 500 करोड़ ही है, तो आपका इनफ्लो बट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा दिख रहा है और आउटफ्लो आपका कम दिख रहा है, तो इस केस में आपका बीओपी क्या माना जाएगा, सरप्लस माना जाएगा, क्योंकि आपकी कमाई ज़्यादा हुई है, आपके खर्चे कम हुए हैं, ठीक है। इसका केस रिवर्स कर लीजिए। अगर मान लेते हैं आपका जो इनफ्लो था वो 500 करोड़ था और जो आपका आउटफ्लो था वो 1 लाख करोड़ था, तो इस केस में आपके पास आया कम है और गया बहुत ही ज़्यादा है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो ये किसका माना जाएगा, डेफिसिट का माना जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, वेदर आपका सरप्लस का सिचुएशन हो या डेफिसिट का सिचुएशन हो, इन दोनों सिचुएशन को हमें सुधारना होता है, क्योंकि हमारे को बीओपी क्या करना है, बैलेंस करना है। तो भले ही यहाँ पे आपके पास फॉरेक्स ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा हुए फॉरेक्स को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और भले ही आप यहाँ पे आपका जो फॉरेक्स का बैलेंस है वो नेगेटिव में है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये कह सकोगे कि हाँ जी हमारा बीओपी क्या है, बैलेंस है। बट मैंने आपको ये बताया है कि जनरली बीओपी बैलेंस होता नहीं, उसको करना होता है, और इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ठीक है सर, आपने तो ये कहा पहले कि बीओपी हमेशा बैलेंस होता है, फिर आपने ये कह दिया कि जनरली नहीं होता है, हमें करना पड़ता है, दो सिचुएशन हो सकते हैं, सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि अगर हमारा बीओपी सरप्लस है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, और अगर हमारा बीओपी डेफिसिट है तो उसे कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर बीओपी अनबैलेंस है, सरप्लस है, डेफिसिट का केस है, तो उसको बैलेंस करने का क्या तरीका हो सकता है। ध्यान से देखिएगा कि कैसे बीओपी को बैलेंस किया जाता है। देखो, जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं, सरप्लस है या डेफिसिट है, तो आप पहले पार्टीज़ को देखना। एक तरफ हमारा बीओपी होता है, फिर एक तरफ हमारी गवर्नमेंट होती है, फिर एक तरफ हमारा आरबीआई होता है, और दूसरी तरफ हमारा इंटरनेशनल मार्केट होता है, जिसको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हो, ठीक है। अब बीओपी की दो सिचुएशन है, या तो ये होगी सरप्लस या तो होगी ये डेफिसिट। सरप्लस में पैसा क्या है, फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स, ठीक है, वो ज़्यादा है, ठीक है, और डेफिसिट में फॉरेक्स की क्या है, कमी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, इस बीओपी को कौन बनाता है, सरकार बनाती है, ठीक है, लेकिन इसमें आरबीआई का भी एक अच्छा रोल देखने को मिलता है। तो अगर बीओपी सरप्लस है, पैसा ज़्यादा है, विच मीन्स गवर्नमेंट के पास जो फॉरेक्स है वो क्या है, ज़्यादा है, और अगर बीओपी डेफिसिट है मतलब गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स की क्या है, कमी है, ठीक है। अभी जो आरबीआई है ना, आरबीआई का यहाँ पे ज़रा रोल देखिएगा कि आरबीआई के पास क्या क्या होता है। आरबीआई के पास रिज़र्व होता है, याद होगा आपने मनी बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स है, फॉरेक्स का रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो आरबीआई के पास एक तो रिज़र्व पड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये वही आरबीआई है जिसके पास रिज़र्व फॉरेक्स का तो है ही, इसके पास गोल्ड का भी रिज़र्व है। यही आरबीआई बोरोइंग ले भी सकता है और बोरोइंग दे भी सकता है। देखते होगे, याद होगा हमने रिवर्स रेपो रेट का भी एक केस बताया था, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिंपली ये देखते हैं कि आरबीआई लोन देता भी है, क्या करता है, आरबीआई लोन देता भी है, तो किसको देगा, सरकार को देगा, ठीक है, या फिर सरकार के बिहाफ में कहीं से लोन रिसीव भी कर सकता है। और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे सारे लेन देन होते हैं। तो अब थोड़ा सा इस मैटर को और क्लियर कीजिएगा कि आपको ये तो समझ में आ गया कि बीओपी को बैलेंसिंग करने में कितने पार्टीज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ज़रा एक स्टेप आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
जैसे देखो, मान लेते हैं एक तरफ आपका एक्सपोर्ट है तो एक तरफ आपका इंपोर्ट है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब आप सामान क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आपके पास फॉरेक्स का क्या होगा, इनफ्लो होगा, मतलब आपके पास फॉरेक्स आएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आपके पास जो फॉरेक्स है उसका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब आपके पास से फॉरेक्स क्या हो जाएगा, चला जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक्सपोर्ट था 1000 का, ठीक है, और इंपोर्ट रह गया 500 का, ठीक है। दूसरे केस में अगर आपके पास जो एक्सपोर्ट है क्या है, अगर आपके पास जो एक्सपोर्ट है वो मान लेते हैं 500 का है और इंपोर्ट क्या है 1000 का, तो अब अपना दिमाग लगाना और ये जानने की कोशिश करना कि सर कौन सा सरप्लस है और कौन सा यहाँ पे डेफिसिट है, ठीक है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 1000 आया है और 500 गया है तो सर ये तो केस क्या है, सरप्लस का है, और ये केस क्या है, डेफिसिट का है। मतलब यहाँ पे 500 पॉजिटिव फिगर आपको देखने को मिलेगा, मतलब 500 करोड़ कहो, जो भी करोड़ के फिगर ही हम मान लेते हैं, 500 करोड़ आपके साथ पॉजिटिव है, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस है, और यहाँ पे आपके पास 500 करोड़ क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। तो इन दोनों को अलग अलग केस में समझना। अब सवाल होता है कि सर इस ज़्यादा को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा, और इस कम को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, अगर सरकार के पास पैसे ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई सरकार के बिहाफ में काम करेगी, तो इस 500 करोड़ को ले जाके इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी आरबीआई है वो गोल्ड क्या कर लेगी, परचेज़ कर लेगी। अब देखो भाई, फॉरेक्स तो चला गया ना, लेकिन सरकार के पास क्या आ गया, गोल्ड आ गया, ठीक है, आरबीआई के पास क्या आ गया, गोल्ड आ गया। तो इस चीज़ को देखिएगा कि अल्टीमेटली आरबीआई के पास रिजर्व था, क्या था, आरबीआई के पास रिजर्व था, और रिजर्व में आरबीआई के पास क्या था, गोल्ड भी था, क्या था, गोल्ड भी था। अब जितना पहले गोल्ड था अब वो गोल्ड क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा। तो आपको नहीं लगता कि आरबीआई का जो रिजर्व है उसमें चेंज आया होगा, क्या आया होगा, चेंज आया होगा। इसी को कहा जाएगा चेंज इन रिजर्व। क्या कहा जाएगा, चेंज इन रिजर्व। आप सेकंड केस के देख लो कि यहाँ पे जो आपका बीओपी है वो एक तरीके से क्या हो गया है, डेफिसिट हो गया है। मतलब आपने 500 करोड़ कमाया है एक्सपोर्ट करके, और इंपोर्ट करके आपको 1000 करोड़ रुपए देना पड़ा है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास 500 करोड़ क्या क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। तो अब इस नेगेटिविटी को कैसे फिल किया जाएगा, तो जो हमारी सरकार है ना वो आरबीआई को कहेगी कि आरबीआई तुम्हारे पास तो फॉरेक्स का भी रिजर्व था ना, तो उस फॉरेक्स के रिजर्व में से आप हमें क्या दे दो, बोरोइंग दे दो, मतलब आप हमें उधारी दे दो। तो आरबीआई के पास इस फॉरेक्स के रिजर्व में भी क्या आया, चेंज आया। तो इसको क्या कहा जाएगा, चेंज इन रिजर्व या चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ज़्यादा हुआ तो पैसा ले जाके जो फॉरेक्स है, फॉरेन करेंसी ले जाके कुछ ख़रीद लेंगे तो कम हो जाएगा, और अगर पैसा कम है तो ऑब्वियसली बात है हमको क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो वो एक अलग सिचुएशन है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। बाकी बस यही तरीके नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसीलिए बहुत बार आपके सामने बीओपी के 3 अकाउंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, बीओपी के 3 अकाउंट कहे जाते हैं। एक हो जाता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा हो जाता है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा लोग कह देते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। क्या कह देते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन भी बहुत लोग इसे कंसिडर कर देते हैं, या फिर बहुत लोग इसे कहते हैं कि चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या कह देते हैं, चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। बट एक्चुअली में आप समझिएगा कि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये सिंपली एक ट्रांजैक्शन है, जिस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है बीओपी को बैलेंस करने में। बीओपी के 2 ही मेन कंपोनेंट हैं या अकाउंट हैं, फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये सिंपली चेंज को डिपिक्ट करता है, कोई अकाउंट स्पेसिफाइड नहीं है।
तो उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस्ड है, ठीक है, या तो सरप्लस है या तो डेफिसिट है, तो उसको कैसे सरप्लस से बैलेंस किया जाता है और उसको कैसे डेफिसिट से बैलेंस की तरफ लेके जाया जाता है। बस आप इस अप्रोच को याद रख लीजिएगा और पार्टीज़ किस तरीके से काम करती हैं उसको याद रख लीजिएगा कि अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो खर्च करोगे, और अगर पैसा कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा फंडा है आपको बीओपी को बैलेंस करने के तरीक़ों का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा बीओपी बैलेंस नहीं हो पाता है, ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं, और फिर एट लास्ट हम कवर करेंगे कि बीओपी में जो डेबिट और क्रेडिट का फंडा होता है उसे कैसे देखा जाता है या फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तब तक आप बीओपी के बैलेंसिंग के अप्रोच को समझिए, कोई प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिएगा। गुड बाय।